सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। माँ शारदे को नमन करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपने एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे और वो सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अब नैतिक विकास का नाम आते ही, नैतिक विकास का सिद्धांत का नाम आते ही, अगर जो कोई भी क्या है कि जिसने भी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है, मनोविज्ञान पढ़ा है, उसका एक ही माइंड में नाम याद आता है, कोहलबर्ग। परंतु नहीं, आज अपने कोहलबर्ग के सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे। आज अपनी चर्चा करेंगे प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की। तो आज अपने बात करेंगे जीन प्याजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। हालांकि ध्यान देना, जीन प्याजे का जो नाम है वो ज्यादा किसके लिए फेमस है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। परंतु ये नहीं है कि नैतिक विकास का सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको यहां पे बता दूं कि कोहलबर्ग जो नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए फेमस है, उनसे भी पहले जो नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले हैं वो कौन है? जीन प्याजे हैं। जीन प्याजे ने कोहलबर्ग से पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने जो काम किया उसी को आगे विस्तारित रूप से कोहलबर्ग ने है वो अपने यूं कहें सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। तो जीन प्याजे के नैतिक विकास का सिद्धांत है वो सब अपने यूं कहें कब पब्लिश हुआ? उनकी 1932 में 1932 में एक बुक आई थी जिसका नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे जीन प्याजे के नैतिक विकास का सिद्धांत 1932 में जो उनकी बुक आई द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसमें पब्लिश हुआ। जीन प्याजे ने, अगर अपने बात करें कि नैतिक विकास के संबंध में कुछ बातें कही, उन्होंने क्या कहा कि भी नैतिक विकास है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। और बालक क्या करता है? जब वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करता है तब उसका नैतिक विकास होता है। और बालक इसमें क्या है? नैतिक विकास में एक प्रकार से सक्रिय भूमिका निभाता है, वो एक्टिव रहता है, वो इनएक्टिव नहीं होता, वो निष्क्रिय नहीं होता, वो क्या होता है? सक्रिय सहभागी होता है। तो जीन प्याजे ने नैतिक विकास के संबंध में क्या कहा कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। वातावरण के साथ में जब बालक अंतः क्रिया करता है तो बालक का नैतिक विकास होता है और उसमें बालक है वो नैतिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे हालांकि अपने क्या है, जो जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें सबसे पहले अपने दो प्रकार की नैतिकता की चर्चा करेंगे। ठीक है, जीन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में दो प्रकार की नैतिकता के बाद में जो पढ़ना होता है वो क्या है कि नैतिकता की चार अवस्थाएं जो उन्होंने बताई उनको पढ़ना है। ठीक है, और जो नैतिकता के तीन स्तर बताए उसके बारे में भी चर्चा करनी है, वो भी अपने को अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पे आज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो अपने चर्चा करें तो बात करते हैं नैतिकता। दो प्रकार की नैतिकता की चर्चा करते हैं, प्रायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। एक बहुत ही एकदम यूं कहें एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए माइंड में भी, हाँ ये चीज प्रायत नैतिकता, ये स्वायत्त नैतिकता, उस प्रकार से अपने समझेंगे ताकि किसी भी प्रकार का सत्य असत्य क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो भी, चाहे कितना ही क्या है कि यूं कहे चाहे फैक्चुअल पूछ ले और चाहे क्या है डेस्क्रिप्टिव वे में अगर आपसे क्या है विस्तृत क्या है ऑप्शन देते हुए अगर वो पूछे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये सिद्धांत समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्या है कि आप 8 से 10 मिनट है वो कंटिन्यू रहिए। यहाँ पे देखिए नैतिक विकास की उन्होंने दो प्रकार के नैतिकता की चर्चा की, प्रायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। प्रायत नैतिकता को इंग्लिश में हेट्रोनोमस मोरालिटी कहते हैं और स्वायत्त नैतिकता को ऑटोनोमस मोरालिटी कहते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को इंग्लिश की टर्म को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इंग्लिश को लेकर, परंतु मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी की टर्म के साथ में इंग्लिश की टर्म जरूर देखें, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन हिंदी में सही नहीं मिलता। तो वहां पे इंग्लिश का ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश का वर्ड है वो सही माना जाएगा, ट्रांसलेशन अलग मिल सकता है। तो आप याद रखें प्रायत हेट्रोनोमस, ठीक है, और स्वायत्त ऑटोनोमस। प्रायत नैतिकता को ही क्या है नैतिक वास्तविकता की अवस्था कहते हैं और स्वायत्त नैतिकता को नैतिक सापेक्षवाद की अवस्था कहते हैं। ये मोरल रियलिज्म है और वो मोरल रिलेटिविज्म। ठीक है, ये दबाव की नैतिक अवस्था है और वो क्या है सहयोग की नैतिक अवस्था है। तो चाहे अपने प्रायत नैतिकता कहें, चाहे अपने नैतिक वास्तविकता की अवस्था कह दो, दबाव की नैतिक अवस्था कह दो। उधर बात करें स्वायत्त नैतिकता, ठीक है, सापेक्षवाद की अवस्था और क्या है सहयोग की नैतिकता की अवस्था कह सकते हैं। तो अब अपने समझते हैं एक यूं कहें पॉइंट वाइज सिस्टम से लेते हुए कि प्रायत नैतिकता है क्या
ये तो ठीक है कि भाई प्रायत नैतिकता को नैतिक वास्तविकता की अवस्था कहते हैं, ठीक है, दबाव की नैतिक अवस्था कहते हैं, स्वायत्त नैतिकता को नैतिक सापेक्षवाद की अवस्था कहते हैं, सहयोग की नैतिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। परंतु है क्या प्राय स्वायत्त का सर आप काफी देर से कर रहे हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रायत नैतिकता स्वायत्त नैतिकता को अपने 5 पॉइंट लेते हुए समझेंगे। सबसे पहले इसकी समयावधि, फिर अपने चर्चा करेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, फिर दंड के बारे में बात, फिर अपने नियम के बारे में बात करेंगे, फिर नैतिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे, फिर दंड और न्याय। तो यहाँ पे इन 6 पॉइंट में अपने को क्या है, ये सारी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। समयावधि, उत्पत्ति, नियम, नैतिक उत्तरदायित्व, ठीक है, और न्याय, दंड और न्याय। तो बात करें सबसे पहले किसकी, समयावधि की। देखो प्रायत नैतिकता की समयावधि क्या होती है, 2 से 8 वर्ष अपने कह सकते हैं। और स्वायत्त नैतिकता है वो क्या है, 10-11 वर्ष से प्रारंभ होती है। कहने का मतलब उत्तर बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था के अंत में स्टार्ट होती है। प्रायत्त नैतिकता 2 से 8 वर्ष, और यहां से ये एक प्रकार से पहली अवस्था है, इसका मतलब सभी बच्चे यहां से गुजरते हैं, और इसको कह सकते हैं विद्यालय पूर्व की जो समय पीरियड होता है, और विद्यालय का जो प्रारंभिक समय होता है वो कौन सा होता है, प्रायत्त नैतिकता का समय होता है। और यहाँ का क्या है, जो बाल्य अवस्था के अंत में प्रायत्त नैतिकता प्रारंभ होती है। ध्यान रखें प्रायत्त नैतिकता क्या होती है, 10-11 वर्ष में प्रारंभ होती है, और ये 2 से 8 वर्ष हो जाए। ये तो हुई समयावधि की बात। उत्पत्ति की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रायत्त नैतिकता, देखो बच्चा छोटा है 2 से 8 वर्ष, तो नैतिकता के संबंध में अपने आप चीजें नहीं सीख सकता, ठीक है। वो अपने हम उम्र के 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 3 साल 4 साल के बच्चे से क्या है कि एक प्रकार से नैतिकता की बात नहीं सीख सकता। तो जब वो 5-6 साल का जो बच्चा है वो नैतिकता की बात किससे सीखेगा, अपने से बड़ों से। इसका मतलब प्रायत्त नैतिकता का उत्पत्ति है, प्रायत्त नैतिकता का विकास किससे होता है, असमान अंत्यक्रिया। असमान अंत्यक्रिया का मतलब क्या है, जब छोटा बच्चा अपने से बड़े लोगों के साथ में इंटरेक्शन करता है, वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, तो उसमें नैतिकता का विकास होता है। तो ये असमान अंतःक्रिया से प्रायत्त नैतिकता का विकास होता है, और स्वायत्त नैतिकता का विकास क्या होता है, समान अंतःक्रिया। जब यूं कहें पीयर ग्रुप, संगी साथी के साथ में, ठीक है, जब बच्चा वार्तालाप करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तो उससे क्या है, स्वायत्त नैतिकता का विकास होता है। तो समयावधि होगी, उत्पत्ति होगी। नियम की बात करते हैं, समझिए ढंग से, ठीक है। नियम, प्रायत्त नैतिकता की अवस्था में अगर बालक होता है तो नियम के संबंध में क्या सोचता है कि नियम किसी दैवीय शक्ति ने, किसी बाह्य प्राधिकार ने, एक्सटर्नल पावर ने बनाए हैं। जैसे क्या है, हो सकते हैं कि शिक्षक है, या क्या है कि माता पिता है, या क्या है कि कोई बाह्य शक्ति है, उसके द्वारा क्या है नियम बनाए गए हैं, और इनका क्या है पालन करना जरूरी है, और ये हर परिस्थिति में समान रूप से लागू है। इनके संबंध में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये नियम है वो अपने आप में पूर्ण है, दृढ़ है, अपरिवर्तनशील है। क्या सोच रहा है कि नियम किसी बाह्य प्राधिकार ने बनाए, हर जगह समान रूप से लागू है, इनका पालन करना जरूरी है, और अगर क्या है अपने यूं कहें कि नियम है वो अपने आप में पूर्ण है, दृढ़ है, अपरिवर्तनशील है। जबकि स्वायत्त नैतिकता में अगर बच्चा होता है तो नियम के संबंध में ये सोचता है कि नियम किसी बाह्य प्राधिकार, सत्ता ने नहीं बनाए, ये आपसी सहयोग से बनाए गए हैं, ये एक प्रकार से मनमाना अनुबंधन है, और इनको हर जगह इनका पालन करना जरूरी नहीं है, ये हर जगह समान रूप से लागू नहीं होते, इनके बारे में क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ये अपने आप में एक प्रकार से पूर्ण नहीं है। यहाँ पे एक प्रकार से बच्चे के सोच में क्या है, तार्किकता है वो आ जाती है, लचीलापन है वो आ जाता है। तो नियम के संबंध में इस प्रकार से बच्चे का यूं कहें नैतिक विकास में डेवलपमेंट होता है। नैतिक उत्तरदायित्व की बात करें तो प्रायत्त नैतिकता में बच्चा क्या सोचता है कि जो नैतिक उत्तरदायित्व है परिणाम के आधार पर देखता है, व्यवहार रिजल्ट देखेगा कि अगर क्या है कि परिणाम गलत आया है तो इसका मतलब वो व्यक्ति है वो क्या नैतिक रूप से उत्तरदायी है, इंटेंशन नहीं देखेगा। जबकि स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में इंटेंशन देखा जाता है, इरादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि परिणाम तो बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण गलत आ सकता है, तो आप उसको सिर्फ परिणाम के आधार पर नैतिक रूप के से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। आप उसका क्या देखिए, इंटेंशन देखिए, इरादा देखिए। तो यहाँ पे नैतिक उत्तरदायित्व परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, और स्वायत्त नैतिकता में क्या है
इंटेंशन, इरादे के आधार पर क्या है, नियत के आधार पर नैतिक उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाएगा। आगे बात करते हैं दंड की। तो दंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रायत नैतिकता में दंड के संबंध में एक प्रकार से रेट्रिब्यूशन के भाव से दंड दिया जाता है, मतलब बदले की भावना से, जबकि स्वायत्त नैतिकता में बदले की भावना से दंड नहीं दिया जाता, रेस्टिट्यूशन के भाव से क्या एक दंड दिया जाता है, मतलब एक प्रकार से चीजों की वापस बहाली हो जाए। यहां पे प्रायत नैतिकता की अवस्था में दंड के संबंध में यह समझा जाता है कि जिसने भी गलत काम किया है उस गलत काम के अनुपात में उसको दंड दो। अगर बड़ा गलत काम किया है तो बड़ा दंड दीजिए, अगर छोटा गलत काम किया है तो छोटा दंड दीजिए, तो गलत काम के अनुपात में दंड दीजिए, ये इसका उद्देश्य होता है। जबकि स्वायत्त नैतिकता में दंड का उद्देश्य केवल मात्र ये होता है कि गलती करने वाला जो व्यक्ति है उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, चीजों की वापस बहाली हो जाए। फिर बात करें कि प्रायत नैतिकता में सामूहिक दंड को स्वीकार किया जाता है। भी अगर किसी ने गलत काम किया है, जैसे मान लेते हैं कि एक 50 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों ने गलत काम कर दिया तो सारों को एक साथ में दंड दे दो 50 को 50, ये स्वीकार किसमें किया जाता है, प्रायत नैतिकता में। स्वायत्त नैतिकता में क्या है, अपने यूं के सामूहिक दंड को स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें यह माना जाता है कि अगर जिसने गलत काम किया केवल वही क्या है दंडित होना चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। आगे बात करते हैं न्याय की। प्रायत नैतिकता में न्याय के संबंध में बच्चा सर्वव्यापी न्याय में विश्वास करता है, इमानेंट जस्टिस है उसकी बात करता है। अब सर्वव्यापी न्याय का मतलब क्या है कि भी अगर गलत काम किया है तो आपको दंड मिलेगा, मतलब ईश्वर आप पे विपत्ति थोप देगा। जैसे क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या है कि मान लेते हैं कि भी किसी के बैग से कोई पेंसिल चुरा के, ठीक है, एकदम से क्या है कि वो क्लास में से निकला तो वो क्या है कि गिर गया। अब बच्चा ये सोचता है कि भी मैं इसलिए गिरा क्योंकि मैंने चोरी की थी। अब यो इस स्टेज में किस में है, प्रायत नैतिकता में। परंतु स्वायत्त नैतिकता में जब होता है, प्रायत नैतिकता में तो वो ये सोचता है कि न्याय है वो क्या कि मिलेगा, सर्वव्यापी न्याय की बात करता है, गलत काम किया तो दंड मिलेगा। जबकि स्वायत्त नैतिकता में ये सोचता है कि न्याय प्रणाली अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है, कई बार निर्दोष भी दंडित हो जाते हैं और कई बार जो दोषी होते हैं वो भी दंडित होने से वंचित हो जाते हैं। किसमें, स्वायत्त नैतिकता में। यहाँ पे जैसे बच्चा है वो चोरी करने पे गिरा तो वो सोच रहा है भी मैं इसलिए गिरा क्योंकि मैंने चोरी की थी, जबकि स्वायत्त नैतिकता में वो ये सोचता है भी मैं इसलिए गिर गया क्योंकि मैं क्या ढंग से नहीं चलाता, मैं फिसल गया, इस वजह से मैं गिर गया। इस नैतिकता में इस प्रकार से उसमें तार्किकता आ जाती है। आगे बात करें कि स्वायत्त नैतिकता में बच्चा है वो एक प्रकार से समतावादी जो है, एग्लिटेरियन है, प्रजातांत्रिक नियम है उनकी पालना पर बल देता है, और एक प्रकार से सभी के कल्याण की बात करता है। वो इस प्रकार के न्याय की बात करता है कि पारस्परिक संबंध है वो आपस में मजबूत हो। तो ये क्या है अपने को ध्यान रखना है, प्रायत नैतिक स्वायत्त नैतिकता। अभी अपनी चर्चा करते हैं, देखिए, ठीक है, समयावधि, ठीक है, मैंने क्या बताया 2 से 8, ठीक है, पहली अवस्था है, और पूर्व विद्यालय या क्या है कि विद्यालय के प्रारंभिक वर्ष है वो क्या है कि इसमें आ जाएंगे, और स्वायत्त नैतिकता में 10-11 वर्ष से है स्टार्ट होगी। उत्पत्ति असमान अंत्य क्रिया, समान अंत्य क्रिया, नियम दृढ़ होते हैं, परिवर्तन नहीं किए जा सकते, वहां पे बिल्कुल परिवर्तन किया जा सकता। नैतिक उत्तरदायित्व परिणाम के आधार पर, वहां पे नियत के आधार पर। दंड है वो बदले की भावना से, और वहां पे क्या है बहाली, रेस्टिट्यूशन के भाव से। न्याय सर्वव्यापी न्याय, गलत काम किया दंड मिलेगा, वहां पे इस प्रकार से नहीं सोचता है। देखिए फिर अपनी डिटेल से चीजों को देखते हैं। प्रायत नैतिकता, सबसे पहले समयावधि 2 से 8 वर्ष की आयु नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिससे प्राय सभी बच्चे गुजरते हैं, और विद्यालय पूर्व अवस्था और प्रारंभिक विद्यालय वर्ष कह सकते हैं। यहाँ पे बात करें 9 से 11 वर्ष की आयु से क्या होती है, प्रारंभ होती है, और बाल्य अवस्था का अंतिम समय है वहां से ये क्या होती है, प्रारंभ होती है। ये तो समयावधि। अब उत्पत्ति की बात करें, विकास, तो यहाँ पे प्रायत नैतिकता बच्चों और वयस्कों में असमान अंतः क्रिया से ये क्या है, इसका विकास होता है। मतलब जब बच्चे हैं वो बड़ों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं तब विकास होता है, और यहाँ पे बच्चे के समान स्तर के लोग अर्थात संगी साथी के साथ में संबंधों से स्वायत्त नैतिकता है उसका विकास होता है। 2 बातें हो गई, कौन सी, समयावधि और उत्पत्ति। तीसरी बात करें तो तीसरी बात है वो आपकी नियम से संबंधित है। फिर अपने नैतिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे, फिर दंड न्याय, ठीक है। तो नियम क्या कहता है प्रायत नैतिकता में कि बाह्य प्राधिकार सत्ता जैसे माता पिता शिक्षक ईश्वर की ओर से आते हैं जिसे हर हालत में स्वीकार करना होता है। नियमों में किसी भी तरीके से विचलन से उन्हें क्या मिलेगा, सख्त से सख्त दंड।
जबकि स्वायत्त नैतिकता में वो क्या सोचता है कि सामाजिक नियम किसी सत्ता ने नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। ये एक क्या है, मनमाना अनुबंधन है, आर्बिट्रेरी एग्रीमेंट है। नियमों को हमेशा मानना जरूरी नहीं है, इसके बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है। और प्रायत नैतिकता में बच्चा नियम के संबंध में क्या सोचता है कि नियम अपने आप में पूर्ण है, अपरिवर्तनशील है, दृढ़ है। ठीक है, ये सोचेगा नैतिक नियम का संप्रत्यय निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट है, ठीक है, पूर्ण है, अपरिवर्तनशील है, दृढ़ है, निर्विवाद है तथा सभी समय में सभी जगह समान रूप से लागू है। जबकि यहाँ पे बच्चे के नैतिकता में तर्क संगतता, तार्किकता आ जाती है, लचीलापन आ जाता है और सामाजिक चेतना आ जाती है। यहाँ पे वो नियम के नैतिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे। 3 पॉइंट हो चुके हैं। सबसे पहले समयावधि, फिर उत्पत्ति और फिर नियम। नैतिक उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो प्रायत नैतिकता में वो क्या सोचता है कि नैतिक उत्तरदायित्व व्यवहार का मूल्यांकन परिणाम के आधार पर रिजल्ट देखेगा, जबकि यहाँ पे क्या देखा जाता है, इरादा, नियत या इंटेंशन देखी जाती है। नैतिक उत्तरदायित्व के बाद में बात करें अपने दंड की, तो यहाँ पे दंड का स्वरूप क्या होता है, बदले की भावना, प्रतिकार, रेट्रीब्यूशन, जबकि यहाँ पे क्षतिपूर्ति का भाव, रेस्टिट्यूशन का भाव होता है ताकि हानि की क्या हो सके, पूर्ति। यहाँ पे दंड देने का उद्देश्य क्या होता है, दोषी को किए गए अनुचित कार्य के अनुपात में दंडित करना, जबकि स्वायत्त नैतिकता में दंड देने का उद्देश्य दोषी को दंडित करना नहीं होकर चीजों की वापस बहाली का होता है। प्रायत नैतिकता में सामूहिक दंड को स्वीकार किया जाता है, स्वायत्त नैतिकता में सामूहिक दंड स्वीकार नहीं होता, सिर्फ दोषी को ही क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। आगे बात करें न्याय की, तो सॉरी हाँ बिल्कुल न्याय की, तो यहाँ पे प्रायत नैतिकता में वो सर्वव्यापी न्याय, इमानेंट जस्टिस की बात करता है कि ये विश्वास करते हैं बच्चे कि उनके द्वारा अगर गलत काम किया गया तो ईश्वर उन पर विपत्ति है वो आपदा थोप देगा। जैसे यदि कोई बच्चा है वो अन्य बच्चे की पुस्तक चुरा लेता है और बाद में गिर कर चोट लग जाती है तो वह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने चोरी की थी। जबकि स्वायत्त नैतिकता में बालक यह समझने लग जाता है कि वास्तविक जीवन में न्याय प्रणाली क्या है, अपूर्ण है। कई बार दोषी अपने अपराध के लिए दंडित होने से बच जाता है और कई बार निर्दोष भी क्या हो जाता है, दंडित हो जाता है। जैसे यहाँ पे बालक अन्य बच्चे की अगर पुस्तक चुरा लेता है और बाद में गिर जाता है तो वह क्या सोचता है कि वह इसलिए गिरा क्योंकि वह फिसल गया था। आगे बात करें स्वायत्त नैतिकता है, वहां पे बच्चा समतावादी, प्रजातंत्रात्मक, इग्लिटेरियन, डेमोक्रेटिक नियम है उनका समर्थक बन जाता है ताकि सभी के लिए क्या हो, सम्मान, न्याय हो। यहाँ पे बच्चों में न्याय का एक ऐसा ज्ञान विकसित होता है जिसमें दूसरों के अधिकारों के लिए चिंता और मानव संबंध में समानता और पारस्परिकता प्रदर्शित होती है। ये था प्रायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता के संबंध में जीन प्याजे ने क्या कहा है। जीन प्याजे का सिद्धांत किस में आया, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में जो बुक पब्लिश हुई थी उसमें उन्होंने ये सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। तो 2 प्रकार की नैतिकता की चर्चा की। इसके अलावा क्या है कि उन्होंने यूं कहें कि जीन प्याजे ने जो 4 अवस्थाएं हैं वो बताई है। तो जीन प्याजे ने नैतिकता से संबंधित कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई है। पहली प्रतिमानहीनता की अवस्था है जिसको एनोमी स्टेज कहते हैं। दूसरी अवस्था है विषम जातीय प्राधिकार, या क्या है अपने यूं कह सकते हैं कि प्रायत प्राधिकार, हेट्रोनोमी, ठीक है, मोरलिटी की बात करेंगे, हेट्रोनोमी अथॉरिटी। फिर आएगा विषम जातीय पारस्परिकता, ठीक है, प्रायत पारस्परिकता आएगा, हेट्रोनोमी, रेसिप्रोसिटी है उसकी चर्चा होगी। और फिर जो चौथी स्टेज आती है वो ऑटोनोमस एडोलसेंस की आती है, स्वायत्त किशोरावस्था है उसकी बात की जाए। तो यहाँ पे नैतिकता से संबंधित जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं हैं उसकी चर्चा की है, जहाँ की कौन सी, प्रतिमानहीनता, एनोमी स्टेज, हेट्रोनोमस अथॉरिटी, हेट्रोनोमस मोरलिटी और ऑटोनोमस एडोलसेंस। ठीक है, बात करें प्रतिमानहीनता, प्रायत या विषम जातीय प्राधिकार, विषम जातीय पारस्परिकता और स्वायत्त किशोरावस्था। ये 4 अवस्थाओं के आधार पर जीन प्याजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर है वो बताए हैं। कौन कौन से 3 स्तर है, ठीक है, तो इन अवस्थाओं को ध्यान में रखते संपूर्ण काल में नैतिकता के 3 स्तर है, मतलब किस किस प्रकार से बालक में नैतिकता का विकास होता है, ठीक है, उसके संबंध में उन्होंने चर्चा की है। सबसे पहली अगर बात करें नैतिकता, तो मोरल रियलिज्म, नैतिक वास्तविकता की बात, नैतिक यथार्थता, नैतिक वास्तविकता, मोरल रियलिज्म पहला स्तर होता है। दूसरा स्तर है वो मोरल इक्वेलिटी का आएगा, नैतिक समानता की बात होगी।
और तीसरा स्तर है वो नैतिक सापेक्षवाद का आएगा, मोरल रिलेटिविज्म है उसकी चर्चा होगी। ये 3 स्तर है होते हैं, ठीक है, मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी, मोरल रिलेटिविज्म। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि जीन प्याजे ने निम्नलिखित में से नैतिक विकास का कौन सा स्तर नहीं बताया है? तो 3 ये स्तर बताए हैं, चौथा अपनी तरफ से है वो एग्जामिनर द्वारा लिख दिया जाता है, तो वो चौथा स्तर नहीं होगा। याद रखेंगे मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म। हालांकि आज इस वीडियो में अपने इतना ही डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे जो अवस्थाएं हैं और नैतिक विकास के 3 स्तर हैं उनकी आज डिटेल स्टडी इस वीडियो में अपने नहीं करेंगे। आज अपनी प्रायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता, ठीक है, उसके बारे में अपने जाना। ठीक है, आपको कितना समझ में आया नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी प्रकार की वैल्यूएबल अपनी किसी थ्योरी या क्या एक नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।